हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 अप्रैल 2021 की शिफ्ट वन में एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी हम लोग गो थ्रू करेंगे जो पिछले साल रिसेंट ईयर के सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर्स है उनको कवर करने की। तो देखिए इस पेपर में हमारे पास 25 क्वेश्चन थे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमें एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। देखिए हमें कभी भी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो वी नीड टू गेट एक्स प्लस वन बाई एक्स। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीराइट करता हूँ और इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, और ये सिक्स रूट थ्री उधर जाके बन जाएगा सिक्स रूट थ्री। यहाँ पे मुझे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तब हम ये बात पढ़ते हैं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k होती है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यूब माइनस थ्री के। ठीक है, यहाँ पे सिक्स रूट थ्री हमारी k की वैल्यू है, ये हमारा k है, तो हमें निकालना है के क्यूब माइनस थ्री के। मतलब एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब होगा सिक्स रूट थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू सिक्स रूट थ्री। अब देखिए सिक्स रूट थ्री अगर मैं इससे कॉमन ले लूँ, इस चीज़ से मैं सिक्स रूट थ्री को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, और यहाँ पे लिखता हूँ सिक्स रूट थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री। अब सिक्स रूट थ्री बाहर है, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स इंटू थ्री एक सौ आठ माइनस तीन एक सौ पाँच। तो ये होगा एक सौ पाँच इंटू सिक्स रूट थ्री। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स थर्टी रूट थ्री। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ से हम यूनिट डिजिट भी देख सकते थे कि जो आंसर की यूनिट डिजिट आने वाली है वो जीरो ही आने वाली है। ओके, तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है ये वाला। What is the product of the largest and the smallest possible values for the m for which is number 5 m 8 3 m 4 m 1? ये डिविजिबल बाई नाइन हमें बनाना है। अगर मुझे इसे नाइन से डिविजिबल बनाना है तो इसका जो सम है वो ऑब्वियसली नाइन से डिविजिबल रहा होगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास आता है थ्री एम प्लस आठ नौ, ये नौ, और नौ पाँच फोर्टीन, फोर्टीन एटीन ट्वेंटी वन, ये आता है ट्वेंटी वन। ये कोई नाइन का मल्टीपल रहा होगा। अब देखिए सबसे हमें वो छोटी m की वैल्यू यहाँ डालनी है जिसको डालने से ये एक नाइन का मल्टीपल बन जाए। तो देखिए ट्वेंटी वन तो यहाँ है ही ऑलरेडी, इसे तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं इस थ्री की जगह इस चीज को जो मैंने सर्कल किया है अभी, इसे अगर मैं सिक्स बना दूं तो ये ट्वेंटी सेवन बन जाएगा। एंड ट्वेंटी सेवन इज डिविजिबल बाय नाइन। मतलब m की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू तो मैं टू रख सकता हूँ यहाँ पे, इसे नाइन से डिविजिबल बनाने के लिए। अब दूसरी बात, ट्वेंटी वन तो है ही, अब मुझे यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू रखनी है। लार्जेस्ट में चलिए मैं सबसे पहले नाइन रख के देखता हूँ क्योंकि नाइन ही सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है m की। तो ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी वन नाइन, मतलब नहीं डिविजिबल होगा नाइन से। मैं एट रख के देखूँ तो ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी फाइव होता है। तो अगर मैं इस जो अब जो मैंने गोला बनाया है इस गोले को अगर मैं ट्वेंटी फोर बना दूं तो ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी फाइव बनता है, और वो भी नाइन से डिविजिबल होता है। मतलब m की अगर मैं वैल्यू एट रख दूं तो ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी और यहाँ ये नाइन से डिविजिबल हो जाएगा। हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m निकालना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सोलह। सोलह मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Anamika paid 4964 as compound interest on a loan of 15,000 after 3 years। चलिए, मतलब 15,000 का अनामिका ने लोन लिया था और 49,645 रुपीज उसने इंटरेस्ट दिया है। मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ कि कितना परसेंट इंटरेस्ट अनामिका ने पे किया है। तो यहाँ पे अगर मैं कट करूँ फाइव से, फिफ्टीन से भी हो रहा है क्या, ये फिफ्टीन थ्री ज़ा फोर्टी फाइव, फोर्टी सिक्स थ्री ज़ा फोर्टी फाइव वन, और नीचे बचा टेन। तो ये आया 33.1%। 3 साल के अंदर अगर 33.1% का इंटरेस्ट है, इस बात का क्या मतलब होता है, अगर 3 साल तक हम 10% का सक्सेसिव लेके चले तब 33.1 होता है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लग गई कि जो इंटरेस्ट रेट थी यहाँ पे जो अनामिका इंटरेस्ट रेट पे कर रही थी वो थी 10% पर एनम।
33.1 सक्सेसिव परसेंटेज निकालना हमें याद होना चाहिए 10 का, वैसे 3 साल का। तो अब सुमन ने सेम रेट पे 3 साल के लिए इंटरेस्ट लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 10% एक साल का है, तो 3 साल में उसे कितना पे करना पड़ेगा? 3,000 रुपये। सिंपल है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो 10% पर एनम हो जाता है, तो ये भी बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखिए डीआई हम एंड में करते हैं एक साथ ही। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है ज्योमेट्री का। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है और एबीसी एक ट्रायंगल है, ये एबीसी है, ये एडी है। जो AB है वो 6√3 है, जो CD है वो 3√3 है, और ये एक परपेंडिकुलर है, और AD 9 है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, इस चीज को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, AB 6√3 है और ये 9 है। तो अगर मैं इसे निकालने की कोशिश करूं तो ये है 3√3 का 2 टाइम्स, और ये है 3√3 का √3 टाइम्स। तो 2 और √3 को अगर मैं लूं तो ये आ जाएगा 3√3 का 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3√3। तो मैंने कुछ नहीं किया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसके अंदर मैंने अभी स्टार लगाया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 6√3 है, मेरे पास ऑलरेडी 9 है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये 6√3 है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इक्वल पार्ट में एक ऑल्टीट्यूड से। ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, और जब हम यहाँ पे एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये बेस को भी बाइसेक्ट करता है। तो ऐसा तभी होगा जब ये भी 6√3 रहा हो, और ये भी 6√3 है, ये भी 6√3 और ये भी कलेक्टिवली 6√3 है, मतलब दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? एंगल का मेजर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ये एक सर्कल है, इसके अंदर सेंटर ओ है, और एक 6 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड बना दी है मैंने, जो ऐसी कुछ है, और इसका जो यहाँ से सर्कल से डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। और आपको ये बात पता होगी कि कोड पे जब भी हम सर्कल से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है। बाय पाइथागोरस थ्योरम 2, 3 और हम यहाँ पे बड़ी आसानी से, ये 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आराम से इसकी रेडियस निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये पूरा जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा 6 है। जब इसको आधा बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है आधा, वो 3 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में मैंने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, ये निकल गया 5। ये 5 क्या है? ये है रेडियस, ये है मेरी रेडियस। 5 अगर मेरी रेडियस है तो मेरी डायमीटर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। गीता स्कोर्ड 30% मार्क्स इन फेल्ड बाई 50%। तो देखिए मान लेता हूँ कि ये 0 रहा होगा, ये 100 रहा होगा, और यहाँ बीच में कहीं पासिंग मार्क्स रहे होंगे। यहाँ पे गीता का स्कोर यहाँ कहीं था, और यहाँ से यहाँ तक का है 30%, और ये फेल हुई 50 मार्क्स से, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मार्क्स का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि गीता ने इतना स्कोर किया 30%, और फिर भी वो 50 मार्क्स कम रह गई पासिंग मार्क्स से। सिमिलरली संदीप ने 45 मार्क्स स्कोर किया और 25 मार्क्स ज़्यादा किए मिनिमम मार्क्स से। मतलब अगर यहाँ से लेकर मैं यहाँ कहीं जाऊँ तो ये पूरा रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 45%, और पासिंग मार्क्स से संदीप कितना ज़्यादा रहा? 25 मार्क्स। अब आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 30% होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 45% होता है। मतलब जो ये वाला पोर्शन है जो मैंने अभी सर्कल कर रखा है, ये है 15%। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक के बीच में मार्क्स कितने आ रहे हैं? 75 मार्क्स और 15%। मतलब कि इसको अगर मैं लिखूं यहाँ से, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मैंने अभी डब्बा बनाया है, ये 15% के बराबर है, और ये 75 मार्क्स के बराबर है। तो 1% कितने मार्क्स के बराबर होगा? 5 मार्क्स के बराबर। मतलब कि जो मैक्सिमम मार्क्स है 100%, वो है 500 मार्क्स। 500 मार्क्स का टोटल पेपर है। और अगर किसी स्टूडेंट के विमल के 64% मार्क्स आए हैं इसमें, तो उसके कितने मार्क्स आए होंगे? 64 इंटू 5 02 320 मार्क्स आए होंगे उसके विमल के।
ठीक है, पास परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आते रहते हैं। चलिए डीआई एंड में करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है अगला हमारे पास। ए सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, और ए बी सी को किसी रेशो में हमने बांटे पैसे। देखिए 15,000 रुपए किसे मिले हैं, बी को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 यूनिट को। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू अगर 15,000 है तो बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ से अगर हम देखें तो 3 और 7 के बीच बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4 यूनिट। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 1500 गिवन है और हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 4, 20,000। इस सवाल का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। एबीसी एक ट्रायंगल है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है। एडी एक मीडियन है, ठीक है, ये मेरी मीडियन है तो मतलब इसने इसको यहाँ से बाइसेक्ट किया। अब एडी के का मिड पॉइंट है ई, एडी का मिड पॉइंट है ई, और एई का मिड पॉइंट है एफ, और ईडी का मिड पॉइंट है जी। तीनों के मिड पॉइंट दे दिए हैं। अब हमें निकालना है इसका एरिया। मैं मार्क करता हूँ बी एफ जी, बी एफ जी का एरिया में निकालना है। तो देखिए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में एरिया डिवाइड होता है। तो अगर मैं बीई को ज्वाइन करूं, लेट सपोज मैं इस डॉटेड लाइन से बीई को अगर ज्वाइन करूं, तो बीईडी ट्रायंगल, आप ट्रायंगल देखिएगा, बीईडी ट्रायंगल ये वाला बीईडी ट्रायंगल और बीईए ट्रायंगल, बीईए ट्रायंगल ये डिवाइड होगा बराबर बराबर में। और क्योंकि ये अगेन वापस मिड पॉइंट है, तो ये वाला ट्रायंगल का रेशो और ये वाला ट्रायंगल का रेशो भी बराबर होगा। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। तो अगर बेस 4 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इन चारों पार्ट्स को, चारों ट्रायंगल्स को भी बराबर बराबर डिवाइड होना होगा। तो ये भी अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। और अगेन जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में एरिया डिवाइड होता है। अगर ये और ये दोनों सेम रेशो में है तो ये वाला पूरा भी 4 रहा होगा। अब हमसे पूछा है बी एफ जी पूरे ट्रायंगल का कितना रेशो है। नीचे ऑप्शन देख के यही लग रहा है। तो देखिए बी एफ जी जो है वो कितने ट्रायंगल्स को लेकर बना हुआ है, 2 ट्रायंगल्स को लेकर बना हुआ है। ये मैंने शेड भी कर दी है। मतलब बी एफ जी की अगर मैं बात करूं तो बी एफ जी रिप्रेजेंट करता है 2 यूनिट एरिया को, और ट्रायंगल ए बी सी रिप्रेजेंट करता है 8 यूनिट के एरिया को। तो ये इसका कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का। हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें बोलना है, बताना है कि जो नीचे सिंप्लीफाइड है वो क्या है। तो देखिए ये जो चीज है वो a माइनस बी का होल क्यूब है, और a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं ये वैल्यूज रखना शुरू करूँ तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, और ये हो जाएगा 27y क्यूब माइनस 3ab। माइनस 3ab कितना होगा, 3 और 6, 18xy ब्रैकेट में 2x माइनस 3y माइनस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर दूं तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 36xy प्लस 54xy स्क्वायर माइनस 36x, और ये भी x स्क्वायर वाई होगा, x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं थोड़े से। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो 8x क्यूब मेरे ऑप्शन में होना चाहिए जो चारों में है, 27y क्यूब ऑप्शन में मेरे होना चाहिए तो इस पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। अब मैं अगर एक्स वाई स्क्वायर देखूँ तो मेरा 108 एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए जो कि पहले ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन तो मेरा आंसर है ही नहीं। और मैं एक्स स्क्वायर वाई देखूँ तो एक्स माइनस 72 होना चाहिए जो केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन में 27y स्क्वायर नहीं था तो हमारा 21st ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज एंड 40 डेज। तो ए है और बी है, ये 24 डेज में काम करता है, ये 40 डेज में काम करता है। मैं मान लेता हूं कि ये लोग 120 काम करते हैं
अगर 24 डेज में 120 काम हो रहे हैं मतलब एक दिन में 5 काम हो रहा है, और 40 दिन में 120 काम हो रहा है मतलब एक दिन में 3 काम हो रहा है। मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर दोनों ही एक साथ काम करेंगे तो 8 काम पर डे करेंगे, और ये दोनों अगर 8 डेज तक काम करते हैं तो टोटल 64 काम ये निपटा देते हैं। कितने में से? 120 में से। तो अगर 64 काम ऑलरेडी हो गया है तो बचा कितना? 57 काम। और ये काम कौन करता है? सी। कितने दिनों में? 14 डेज में। मतलब कि सी 4 काम पर डे करता है। मेरे पास ए का भी वन डे वर्क आ गया 5, बी का भी वन डे वर्क आ गया 3 और सी का भी वन डे वर्क आ गया 4। अब मुझे बताना है कि 75% ऑफ द वर्क ए और सी कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो अगर टोटल काम मेरा 120 है तो 120 का 75% होता है 90। मतलब मुझे 90 काम करवाना है ए और सी से मिलाकर। एक दिन में 5 काम करता है सी, एक दिन में 4 काम करता है, मतलब दोनों मिलकर 9 काम पर डे करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 डेज। ठीक है, 10 डेज बेसिक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीआई हम एंड में करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने है, और यहाँ पे हमें बोला गया है जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं जनरल वैल्यू पुटिंग रख के देखूँ तो या तो 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा। अब कॉस के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, मतलब ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिसमें कॉस रूट टर्न लेता हो 30, 45 और 60 पे। देखिए कॉस 30 पे भी रूट लेता है, 45 पे भी रूट लेता है, केवल कॉस 60 होता है जिसमें वो रूट नहीं आता। तो मैं कॉस 60 अगर यहाँ पे रख के देखूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 यहाँ पे रख के देखूँ तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये आ रहा है 7। मतलब ना ही थीटा की वैल्यू 30 है, ना ही 45 है, और ना ही 60 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू कोई अलग ही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसे। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस को 2 कॉस इज इक्वल्स टू 5। ये मैंने लिख दिया। इसे मैं एक्सपैंड करूँ तो 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस इज इक्वल्स टू 5। मैं इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ। 8c स्क्वायर माइनस 2c, ये इधर आया पॉजिटिव हो वापस नेगेटिव हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, मैं निकालता हूँ। माइनस माइनस है आंसर, तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो माइनस और प्लस के फॉर्म में आने वाला है। 8 और 3, और 3 के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इस बात का ये मतलब है कि जो भी मेरे वैल्यूज का वैल्यूज मुझे निकालनी है उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 24 और सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 2। ऐसी दो वैल्यूज जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 होता है और सब्ट्रैक्शन 2 होता है वो होती है 4 एंड 6। तो मैं छोटी वाली वैल्यू पहले लिखता हूँ, बड़ी वाली वैल्यू बाद में लिखता हूँ, और डिवाइड कर देता हूँ इनके कोफिशिएंट से जो कि है 8। आप अपने मेथड से निकाल सकते हैं, ये मैंने मेरा मेथड बताया जो मैं पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस है वैसे इस मेथड के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखिए ये वाला मेरा ऑप्शन हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। सेलेक्ट करूंगा मैं ये। कॉस थीटा की वैल्यू है 3/4। मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। यहाँ पे थीटा है अगर, और कॉस थीटा होता है b अपॉन एच, मतलब अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, क्योंकि ये b है और ये h है। अगर b और h है तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम से 16 माइनस 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? √7। तो मेरा परपेंडिकुलर आ गया √7। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। अब मुझे निकालना है टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा p अपॉन बी, √7 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेक थीटा कितना होगा? सेक थीटा तो कॉस का ही उल्टा हो जाएगा, तो 4/3 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा कितना होगा? p अपॉन एच, मतलब √7 p है ना, p अपॉन एच 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा। इसको अगर मैं करूं तो ये यहाँ पे कर देता हूं मैं, 7/9 प्लस 16/9 माइनस 7/16। इसे सॉल्व करूँ तो ये आता है 23/9 माइनस 7/16। एलसीएम कितना आएगा इनका? 144। मैं इधर कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने लिख ही ली है। 23/9 माइनस 7/16, एलसीएम आएगा 144।
ये होगा 23 इंटू 16 माइनस 7 इंटू 9। पहले वाले एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट आएगी 8, इस वाले की यूनिट डिजिट आएगी 3, मतलब जो भी मेरा न्यूमरेटर होगा उसकी यूनिट डिजिट आने वाली है 5 और डिनोमिनेटर आने वाला है 144। ऑप्शन में चेक करता हूँ, 305 अपॉन 144 मेरा आंसर है। ठीक है, सिंपली यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, बाकी 23 इंटू 16 भी हम निकाल के माइनस 63 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। यहाँ पे हमें निकालनी है एवरेज स्पीड ऑफ कार। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ले रहा है 48 प्लस 52 और टोटल टाइम कितना ले रहा है 48 अपॉन 40 प्लस 52 अपॉन 65। मैं कट करता हूँ 8 से, अगर मैं 8 से कट करूँ तो ये जाएगा 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40 और इसको मैं 13 से करता हूँ तो ये जाएगा 4/5। तो ये हो जाएगा नीचे 10/5। 10/5 का मतलब 2, मतलब डिनोमिनेटर में है 2 और ऊपर आ रहा है 100, तो ये कट होके आंसर कितना आ जाएगा 50। तो एवरेज स्पीड कितनी, तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 30 ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच का एवरेज वेट का डिफरेंस 3 है। तो मैं मान लेता हूं कि जो ग्रुप है उसका एवरेज वेट कैपिटल ए है, जो ग्रुप बी है उसका एवरेज वेट कैपिटल बी है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी की वैल्यू 3 kg है। सेम लाइन हमें नीचे भी दे रखी है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के एवरेज वेट का डिफरेंस 2.5 है। इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, ए माइनस सी की वैल्यू है 5.5 kg। मतलब जो ग्रुप ए है उसका एवरेज वेट और ग्रुप सी के एवरेज वेट का डिफरेंस 5.5 kg है। अब यहाँ पे हमें एक लाइन दी गई है ये वाली, 30% ऑफ ग्रुप ए इज 1725 kg। इस बात से हम क्या निकाल सकते हैं, इस बात से हम निकाल सकते हैं कैपिटल ए की वैल्यू। मैं एवरेज वेट निकालना चाहूँ अगर ग्रुप ए का तो वो होगा 1725 डिवाइडेड बाई 30। मैं अगर 3 से काटूँ तो 5 ज़ा 5, 27 और यह आ गया 5, 57.5। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए है 57.5। अगर ग्रुप ए 57.5 है और इन दोनों का डिफरेंस मुझे पता है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 57.5 kg एवरेज वेट और सी की कितनी आ जाएगी, इसमें से 5.5 माइनस कर दो तो 52 kg आ जाएगी। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें बोला गया है कि ग्रुप ए और ग्रुप सी दोनों का एवरेज वेट हमें निकालना है। तो टोटल वेट ऑफ ग्रुप ए कितना है 1725 प्लस ग्रुप सी का कितना है 20 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20 50। मैंने यहाँ पे क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ वेट जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्संस, क्योंकि हमें दोनों ग्रुप्स का एवरेज निकालना है। आप यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हो दोनों का रेशियो लेकर, लेकिन मैं बेसिक अप्रोच से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम कट करना चाहेंगे तो अगर मैं इसे 25 से कट करूँगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 156। हम इसे क्या करते हैं ना, इसे 5 से कट कर लेते हैं पहले। 5 से अगर मैं कट करूँगा तो ये हो जाएगा 3, 3 24 22 4 ज़ा और 2 5 345 प्लस इसे भी मैंने 5 से कट किया तो ये कितना हो गया 4 हो गया, तो 52 इंटू 4 हो गया ये, और नीचे बचा 10। ठीक है, ये मेरे को आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये वाला हटा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको मैंने ये जो चीज़ यहाँ लिखी है ना इसको मैंने दोनों को सेपरेटली 5 से 5 कॉमन लेके काट दिया है। तो ये बन गया 345 प्लस 8 और 208/10। तो इन दोनों को ऐड करूँ मैं तो 8 5 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी तो ये 5 और 3 4 5/10, 55.3 मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 55.3। ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स का हमने निकाला, हमें ए का कैपिटल ए की वैल्यू मालूम थी तो उससे हमने कैपिटल सी की भी निकाल ली। टोटल वेट ऑफ एवरेज ए, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप ए का जितना भी वेट था वो हमने ऊपर रखा, ग्रुप सी का जितना भी वेट था वो ऊपर रखा, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन ग्रुप ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अलजेब्रा का। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, ये वाला जो फॉर्मूला आता रहता है। देखिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन है, ये वाला और ये वाला, मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू 117 है, डिवाइड बाई 3, 4 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो 3 से काटते हैं, 3 3 3 ज़ा 9 और 27 और 9 ऊपर आ गया 39। अब मैं इसे रैशनलाइज कर दूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 39, 4 माइनस रूट 3 और नीचे 4 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस प्लस प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस रूट 3 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9। तो ये हो जाएगा, सॉरी 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 70 30, 13 से जाएगा 3 टाइम्स 12 माइनस 3 रूट 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 रूट 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 प्लस 12 माइनस 3 रूट 3। और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी है 12 प्लस 3 रूट 3। तो यहाँ से मैं अगर निकालने की कोशिश करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दूंगा, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों ऐड हो जाएगी और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं दोनों को ऐड, माइनस करना है मुझे, दूसरे दोनों को ऐड कर दो, ऊपर प्लस वाई है नीचे माइनस वाई है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुलेखा bought 36 kg of sugar for 1040. She sold it at a profit equal to the selling price of 10 kg. What is the selling price of the 5 kg sugar? देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सुलेखा 1040 में तो शुगर लेके आती है 36 kg। तो 36 kg की एसपी कितनी होगी, एसपी ऑफ 36 kg कितनी होगी, इतनी होगी। और ये किसके बराबर होगी, 1040 जो कि है सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 10 एसपी के बराबर, 10 एसपी के बराबर। ये क्या है, ये है हमारा एसपी, ये है हमारा सीपी और ये है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 10 एसपी के बराबर है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 10 एसपी के बराबर है। अब ये 10 एसपी उठा के मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा 26 एसपी बराबर 1040। तो एसपी कितना आ गया, 40 रुपीज। 26 इंटू 4 कितना होता है, 104, तो एसपी आ गया 40 रुपीज। अगर 1 किलो की एसपी 40 रुपए है तो 5 किलो की कितनी होगी, 200। 200 इस क्वेश्चन का मेरा हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है सर्कल का, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये सर्कल है मेरा। अब यहाँ पे मैं बोला गया है कि कॉर्ड सी डी इज द डायमीटर, ये मेरा सी डी है, ये मेरा डायमीटर है और ये है मेरा ए बी एक कॉर्ड है। इन दोनों को आगे में ले जाता हूँ तो ये पी पॉइंट पे कहीं मिलती है, स्ट्रेट लाइन है ना, सी पी एक स्ट्रेट लाइन है। मैं इसे थोड़ा स्ट्रेट कर दूंगा, ऐसा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पी पे कहीं जाके मिलती है। अब हमें बोला गया है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस 18 है। अगर मैं इसे रेडियस मान लूँ तो ये भी रेडियस होगी। अगर ओपी पूरा 18 है तो डीपी कितना हो जाएगा, 18 माइनस आर। ठीक है, अब बीपी की वैल्यू हमें 8 दे रखी है और ए बी की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। तो सेकेंड फॉर्मूला से हमें पता ही है, सेकेंड फॉर्मूला से हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 18 माइनस आर मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस आर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 160 इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, 324 माइनस आर स्क्वायर। इसे मैं उठा के उधर ले जाता हूँ तो मुझे माइनस करना है 324, 324 माइनस 160, 4 32 में से 16 गया तो 16, 164। आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 164, तो आर की वैल्यू होगी रूट 164। अब रूट 164 की वैल्यू हमें निकालनी है, रूट 169 होता है 13, तो रूट 164 13 से थोड़ा सा छोटा रहा होगा और वो मेरा आंसर रहा होगा ऑप्शन नंबर 4, 12.8। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट का क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक आर्टिकल को दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे बेचा गया। देखिए दो सक्सेसिव का सिंगल परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। 30 + 16 माइनस 16 इंटू 30/100, तो ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 4.8, तो ये हो जाएगा 41.2। ठीक है, 41.2 का ना 0.8, यस 41.2%। मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस, अगर सॉरी मार्क प्राइस अगर 100 थी, तो जो सेलिंग प्राइस रही होगी वो 58.8 रही होगी, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है कितने का 41.2 का। ठीक है, तो 1176 की वैल्यू अगर 58.8 है तो हमें निकालनी है 41.2 की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डिफरेंस बिटवीन लिस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, और वो बेसिकली है क्या, डिस्काउंट। तो ये डेसिमल अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ऊपर एक जीरो जाता है, और ये डेसिमल रिमूव करता हूँ तो नीचे एक जीरो आता है। इस 10 से ये 10 कट जाएगा। अगर हम ढंग से देखें तो ये चीज़ का डबल है, तो 2 × 4 412 कितना हो जाएगा 824 रुपये। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब होगा 824 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक रोम्बस है जिसका डायगोनल 8√3 है। ये मैंने बना दिया एक रोम्बस, एक डायगोनल इसका 8√3 है। मतलब अगर मैं दो डायगोनल बनाऊँ और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 4√3 रहा होगा, तो ये भी 4√3 रहा होगा। और दूसरा वाली जो साइड अगर ए है, तो ये a/2 रही होगी और ये भी a/2 रही होगी, क्योंकि हमें ऐसा बोला गया है कि द अदर डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ए स्क्वायर की वैल्यू होगी a² / 4 + 16 × 3, नहीं हाँ 16 × 3 48, तो ये हो जाएगा 3/4 a² की वैल्यू 48, तो ये हो जाएगा 16, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2 का होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहाँ से मैं 8 की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अगर मेरे पास ए की वैल्यू 8 आ चुकी है, मतलब कि अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालना चाहूँ, इस वाले पूरे का एरिया, तो ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 8√3, और हाइट कितनी है a/2, वो है 4, तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 16√3। आधे रोम्बस का एरिया अगर 16√3 है, तो पूरे रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा 32√3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और ये है कोसाइन रूल का क्वेश्चन। एंगल ए हमें दे रखा है 135 सी ए हमें दे रखा है, ए बी हमें दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए हमें दे रखा है 135 का, सी ए हमें दे रखा है 5√2, ए बी हमें दे रखा है 7। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ई है, इसका मिड पॉइंट एफ है, और इन दोनों को हमने कर लिया है ज्वाइन। ठीक है, हमें निकालनी है ई एफ की लेंथ। तो देखिए ई एफ की लेंथ निकालने के लिए हमें बी सी की लेंथ चाहिए, हमें चाहिए इस वाली साइड की लेंथ, क्योंकि इसका आधा ही होगा ई एफ। ठीक है, क्योंकि ये इसके दोनों के मिड पॉइंट्स, अगर हम एक लाइन को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो उसकी आधी होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाते हैं कोसाइन रूल। मुझे पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है, जो अगल बगल वाली साइड्स का स्क्वायर होती है माइनस जो सामने वाली साइड्स होती है, और डिवाइडेड बाय 2ab। ये होता है फॉर्मूला। ए और बी क्या है, दोनों अगल बगल वाली साइड, और सी है अपोजिट वाली साइड। ठीक है, इसमें इसके नोटेशंस के थ्रू ए बी सी अलग आएंगे, लेकिन मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कोसाइन रूल बताया है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है कॉस 135 डिग्री, और कॉस 135 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 135 की वैल्यू होगी साइन 45 माइनस ऑफ साइन 45, तो वो हो जाएगा -1/√2। मैं कॉस 135 की वैल्यू सीधे ही लिख रहा हूँ -1/√2, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2ab, क्योंकि ये वाला 2ab इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2 × 5√2 × 7, और ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5√2 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, और माइनस सी स्क्वायर। मुझे सी ही तो निकालना है। देखिए इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आया -14, और ये इधर कितना आया -99।
इज इक्वल टू सी स्क्वायर। -99 में -14 अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो रहा है, -113। -113 नहीं होना चाहिए, कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने। -1/√2 इंटू 5√2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 79। 5 5 to 25 इंटू 2 50 माइनस सी स्क्वायर, ये हुआ 99। ये माइनस सी स्क्वायर है और ये -1/√2 2 इंटू ए बी -113। -113 नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कॉस थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर 5√2 एंड 7 है ना, 5√2 एंड 7, तो -1/√2 की वैल्यू कितनी होगी, -1/√2 इंटू 2 इंटू 5√2 इंटू 7। और सॉरी यहाँ पे हमने ये वाला 5 मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ये वाला जो 5 है हमने 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया। एक मिनट इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, वैसे भी आपको दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ ये तो दिख ही रहा है 1√2 और इज इक्वल टू पूरा पूरा चलता गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 -70 और इधर ये आ जाएगा -99 और ये है माइनस सी स्क्वायर के बराबर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 169। सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 169 है तो सी की वैल्यू होगी 13। सी की वैल्यू 13 है, मतलब जो मैंने रेड में जो ये लाइन बना रखी करली लाइन, ये 13 है। और ये अगर 13 है तो जो ई एफ होगा उसका आधा होगा और ये होगा 6.5। ठीक, चलिए तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 5/2 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 8 और 7 15/8, तो मैं इसे 8/15 कर देता हूँ। जब भी डिवाइड में हो तो हम फ्रैक्शन पलट के लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4/3, मतलब मेरी पहली फ्रैक्शन आ गई, पहला ब्रैकेट सॉल्व होके 4/3 आ गया, आगे मैंने लगा दिया डिवाइड का सिंबल। ओके, अगला वाला ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ, ये वाला ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो रहा है, 85/9 डिवाइडेड बाई 34/3 मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो ये हुआ 4, ये हुआ 17, तो ये हुआ 85/9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 4/17। 3 से ये गया 3 टाइम्स, इससे गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 20/3, तो ये हुआ 20/3। अब मल्टीप्लाई में है इसके 4/3 और फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ऑफ के साथ ही डिवाइड हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाई 15 16/3 फिर -9/8 डिवाइडेड बाई 4/3। हाँ, मैंने मल्टीप्लाई करके उल्टा लिख दिया फ्रैक्शन को। अब इसे अगर सॉल्व करें पहले इस चीज को, तो ये कितना हो रहा है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय, इससे इसको करना है हमें पहले ऑफ, है ना, मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लेते, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 4 इंटू 16/3 माइनस, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, तो ये गया -3/2। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, तो 16/15 कितना होता है, 4/5 -3/2। 10 मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे ये 8 हुआ और ये 10 एलसीएम आया तो 15 हुआ ऊपर माइनस, तो ये ऊपर आ गया -7/10, तो -7/10 मेरा हो जाएगा आंसर। बॉड मास रूल लगाना है, सिंपल सिंपल जो हमें फॉलो करते हैं वो फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा एसएससी के प्री में आना ही आना है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत देखे भी होंगे। 25th क्वेश्चन हमारा आ चुका है, इसके बाद हमारी डीआई के क्वेश्चंस बचेंगे। 25th क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि कॉसेक थीटा जो है उसकी वैल्यू √5/2 है और ये होता है P, ये होता है H। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, थीटा की वैल्यू ये रखूं, तो हाइपोटेन्यूज इसमें होगा √5 और परपेंडिकुलर इसमें होगा 2। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो ये 1 होगा, बेस 1 होगा, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगी, और आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। अब हमें बोला गया सेक थीटा निकालिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है। देखिए सबसे पहले हम सेक थीटा निकालें। एच, सेक थीटा क्या होता है, H/B, H/B प्लस टेन थीटा क्या होता है, P/B 2/1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, B/P मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा P/H। तो यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो √5 + 2 - 1/√5।
अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये होता है 5 प्लस 2√5 माइनस 1/√5, तो ये होता है 4 प्लस 2√5/√5। ठीक है, ये आपको शायद ना दिख रहा हो, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं √5 दोनों में अगर सेपरेट ले लूँ तो ये कितना आ रहा है, 2 प्लस 4, नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा 4√5, 4√5 प्लस 2। और 4√5 प्लस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस इस ऑप्शन में, अगर मैंने इस वाले को मैं ऊपर नीचे दोनों से √5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए तो अब हम करेंगे डीआई के जो जो भी चारों क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि हमें निकालना है 2014 और 17 के टोटल एक्सपोर्ट। देखो 2014 का एक्सपोर्ट क्या है ये, 2017 का एक्सपोर्ट क्या है ये, तो दोनों एक्सपोर्ट कितने हो गए, 720। ठीक है, 720 हो गए, 720। और 15 और 18 का इंपोर्ट, देखिए 15 का इंपोर्ट ये है और 18 का इंपोर्ट ये है, तो ये हो गया 390 और 450, 790 और 50, 840, ये हो गया 840। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 और 12 से कट रहा है, 6:7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6:7। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पीछे कुछ नहीं छूटा ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में आ गया है, पता नहीं कैसे। राजस्व का मतलब रेवेन्यू होता है और व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर होता है। हमें ये पता लगाना है कि किस ईयर में उसके पिछले ईयर के कंपैरिजन में जो उसका जो इंक्रीमेंट हुआ है रेवेन्यू का वो 6% से कम हुआ है। तो देखिए 2014 में ये रेवेन्यू जितने भी है ये मैंने मार्क कर दिए हैं ऐसे ऐसे, तो जिसमें 6% से ज़्यादा हुआ है वो हमारा आंसर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 30 का हुआ है, 30 का 320 पे मतलब 3/20 का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 3/32 इंटू 100, तो देखिए ये जो भी वैल्यू आएगी वो 6 से बड़ी ही आएगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अगर मैं 32 को 30 मान लूँ तो मेरा आंसर 10 से थोड़ा 10 9 8 से के लगभग लगभग आएगा, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, पहला वाला तो नहीं है। दूसरे वाले को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 30/350 है, 3/35 इंटू 100 है, मैं 5 से काटूँ तो 7 और 5 से काटूँ तो 20, तो 60/7 है, ये भी 8 जा 7 8 जा 56 होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगला वाला चेक करते हैं हम, 380 से 400 पहुंचा है, मतलब 20 का इंक्रीमेंट हुआ है 380 पे, 0 से 0 कैंसिल कर दूं मैं तो ये होता है 200/38। अगर मैं देखूं तो ये होता है 100/19, 100/19 का मतलब कितना होगा, 5/19%। और ये 5/19% जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर कौन से ईयर में हुआ, 2017 में हुआ है ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2017। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, ये लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन है अगला। चलिए हमें बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमें निकालना है टोटल प्रोडक्शन और टोटल सेल्स का परसेंटेज का निकालना है। तो सबसे पहले मैं टोटल प्रोडक्शन और टोटल सेल्स निकाल लेता हूँ। देखिए मेरी टोटल प्रोडक्शन है मेरी ऊपर वाली, तो 600 प्लस 600 1200 प्लस 700 1900, 1900 प्लस 1000 2900, 2900, तो मेरा ये हो ही गया। उसके बाद 70 और ये 120 और ये हो गया 148, तो 148 इसमें मैं ऐड कर दूँ तो 8 4 9 10, तो 3048 मेरा टोटल प्रोडक्शन है। इसके बाद में मेरी टोटल सेल्स की अगर बात करूँ तो सेल्स मेरा नीचे वाला है 9, 9 4 14, 14 4 18, 18 5 21, तो 2100 तो ये हो गया।
उसके बाद 50 प्लस 25 75, 75 और 80 91, ये 91, तो ये हुआ 1912। ठीक है, ठीक है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं हमने कुछ गलती तो नहीं की है। टोटल प्रोडक्शन हमारी 600 600 1200 1200 और 7 1900, 1900 और 1000 2900, 2900 हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद 50 और 70 120, 120 और 20 148। तो टोटल प्रोडक्शन हमारी बिल्कुल सही है। 4 5 9 और ये 10 14 18, 18 5 23 है ना, दिस इज 23, 23 है ना, 2391। ठीक है, 2391, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलती हो गई कैलकुलेशन में। और फिर क्या बचा, 25 और 50 75 75 और 16 85 प्लस 6 91, तो 2391 हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना क्या है, 2391 डिवाइडेड बाई 3048 इंटू 100, मुझे ये निकालना है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है, मैं थोड़ा भी अप्रोक्सीमेशन अगर यूज़ करूँ, मैं ऊपर वाली चीज़ को 2400 मान लूँ और नीचे वाली चीज़ को 3000 मान लूँ और ये 100 मान लूँ, तो मेरा आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 80%। तो मेरा आंसर 80% से कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर को मैंने छोटा किया। तो मेरा आंसर 80% से थोड़ा कम होना चाहिए। तो मेरा 80% के आसपास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 78.44। बाकी आप इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, बस इसे थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेकर किया है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है और ये शायद तक डीआई का आखिरी सवाल है, 4 क्वेश्चन थे डीआई के। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है 7.5, और एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस के ऊपर लोन कितना है 5%। अब हमसे पूछा गया ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा, सिर्फ टैक्सेस वाला कितना ज़्यादा है, तो वो 2.5 ज़्यादा है। तो परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 अपॉन 5 इंटू 100, दैट इज 50%। मोर देन है ना, देन, तो बेस वैल्यू किसे माना गया यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस को, और एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस से एक्सपेंडिचर ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स कितना ज्यादा है, 2.5, तो 2.5 अपॉन 5 इंटू 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये डीआई के चारों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए और इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चन सीएचएसएल के भी सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी और ऐप पर भी मिल जाएगी। तो आज की क्लास यही खत्म होगी, अगले सेशन में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।